सभी साथियों को नमस्कार। और डिपार्टमेंट आउटसोर्स अस्थायी ठेका कर्मचारी संयुक्त मोर्चा मध्य प्रदेश की ओर से आप सब लोगों को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, 2 अक्टूबर को अतिथि शिक्षकों के प्रदर्शन पर भोपाल में जो सरकार का बर्बरतापूर्ण रवैया रहा और उनको जिस तरीके से अपनी बात करने से रोका गया, हम अपने संगठन की तरफ से इसकी भर्त्सना करते हैं और सरकार से कहते हैं कि जितना भी कामगार कर्मचारी वर्ग है उसके सवालों पर गंभीरता से चर्चा कर कोई रास्ता निकालना चाहिए। उस प्रदर्शन के बाद हमारे आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों के अंदर एक चर्चा चली जो दो तीन दिन तक लगातार चलती रही और ज्यादातर लोगों का ये कहना था कि हम आउटसोर्स कर्मचारियों की, अस्थायी कर्मचारियों की भी इतनी व्यापक एकता होनी चाहिए, इतनी बड़ी संख्या में हम लोगों को भी इकट्ठा होना चाहिए। उनका कहना, उनकी चिंता जायज है, लेकिन हम लोगों को एक बात नहीं भूलना चाहिए। पहली कि अतिथि शिक्षकों का संगठन 15 साल पुराना है। दूसरी, वो एक ही विभाग के कर्मचारी हैं। इसलिए कर्मचारी वर्ग के ऐसे किसी संगठन की या किसी भी कर्मचारी वर्ग की तात्कालिक यूनिटी दिखाई दे जाती है बड़ी संख्या में। वो 10 सितंबर को भी अतिथि शिक्षकों की भोपाल में दिखाई दी और 2 अक्टूबर को भी। 10 सितंबर को जितने लोग आए थे, 2 अक्टूबर को उससे कम लोग आए थे। अब ये इतनी बड़ी संख्या इसलिए आई कि आज 3 महीने गुजर गए मध्य प्रदेश में स्कूलों को खुले हुए, लेकिन अतिथि शिक्षकों की अभी तक ज्वाइनिंग नहीं कराई गई है। वो बेरोजगार बैठे हुए हैं। जब बेरोजगार हैं, नौकरी उनकी चली गई है, तो निश्चित रूप से लोगों का अंदर आक्रोश होना स्वाभाविक है और वो आक्रोश दिखाई भी दिया। लेकिन ये आक्रोश हमारे आउटसोर्स कर्मचारियों के अंदर भी दिखाई दिया था। आप लोग भूल जाते हैं, इसलिए हम आपको आज याद दिलाते हैं। बात 15 जुलाई के आसपास की है। हमारे जो आउटसोर्स व्यावसायिक प्रशिक्षक हैं उनकी भी ज्वाइनिंग नहीं कराई जा रही थी। कंपनियां नए व्यावसायिक शिक्षक रखना शुरू कर दिए थे, उनके इंटरव्यू भी हो चुके थे। यानी जो मध्य प्रदेश में 4000 आउटसोर्स व्यावसायिक शिक्षक है वो बेरोजगार होने वाला था, उनकी नौकरी जाने वाली थी। उन्होंने क्या किया, वो घर से निकले, भोपाल पहुंचे और उन्होंने डीपीआई पे कब्जा कर लिया था। आप आउटसोर्स की आवाज पेज पर उस दिन के फोटो देख सकते हैं, उस दिन का उनका प्रदर्शन देख सकते हैं। यानी आउटसोर्स कर्मचारी भी जब उसकी नौकरी जाती है तो उसके अंदर गुस्सा आता है और गुस्सा उसका आंदोलनों में निकलता है। जो अतिथि शिक्षकों का निकला, हमारे आउटसोर्स व्यावसायिक शिक्षक भी डीपीआई पे कब्जा करके अपना गुस्सा निकाल चुके थे और हाई कोर्ट से उस ज्वाइनिंग का केस जीतकर आज सारे के सारे व्यावसायिक प्रशिक्षक अपने अपने स्कूलों में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी संख्या, न्यूनतम वेतन, रोजगार में सुरक्षा, ठेकाकरण समाप्त कराने वाले मुद्दे पर होने वाले आंदोलनों में क्यों नहीं दिखती? इसकी 2-3 वजह हैं जिन्हें आप लोग समझें और समझना चाहिए। किसी भी आंदोलन को खड़ा करने और विकसित करने के लिए जरूरी है। वो 2-3 वजह ये है कि नंबर 1 कि जब संयुक्त संघर्ष खड़ा करने की कोशिश करते हैं तब सारे विभागों के लोग को लाने का प्रयास रहता है
अब जब सारे विभागों को लाना है तो लोगों के अंदर ये भी चेतना होती है, अरे यार फलाना जाएगा तो उसका हमारा भी काम हो जाएगा, ये जाएगा तो हमारा भी काम हो जाएगा, ये तो हमारी बात नहीं है, तो उसकी बात है, ये इसकी बात है, उसकी बात है, इस तरीके की बहस चलती है। और इसलिए संयुक्त आंदोलनों में उतनी संख्या नहीं होती है। फिर भी हम लोगों के आंदोलनों में सम्मानजनक उपस्थिति रही है और सरकार भी हमारे मुद्दों से डरी है, हमारे आंदोलनों को उन्होंने गंभीरता से लिया है। और वो आज देखा जाए तो 1.5 साल के हम लोगों के प्रयास के बाद मध्य प्रदेश में कर्मचारियों का एक नया वर्ग हम लोगों ने खड़ा कर दिया है, ये हमारी उपलब्धि है। और आज जो न्यूनतम वेतन पर जो सब तरफ चर्चा चल रही है, 2 दिन से आप एक वीडियो शेयर कर रहे हैं ग्रुपों में, ये ठीक वही वीडियो है जब न्यूनतम वेतन रिवाइज हुआ था तब हमने डाला था, पूरी जानकारी आपको दी थी। और जब न्यूनतम वेतन रिवाइज हुआ था और अप्रैल में वो आपको मिला था, उसी समय हमने सरकार के इस न्यूनतम वेतन रिवाइज के तौर तरीके पर सवाल उठाए थे और हमने कहा था कि ये स्वीकार नहीं है, हमें 2019 की अनुशंसा के अनुसार एरियर सहित इसका भुगतान होना चाहिए और 24 में नए सिरे से इसको रिवाइज किया जाना चाहिए। और इसी मांग को लेकर हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, अपनी बात कहते चले जा रहे हैं। लेकिन सरकार हाई समर्थित संगठन, उद्योगपतियों के संगठन हाईकोर्ट में चले गए और उन्हें स्टे ले आए, तो हमारा जो रिवाइज वेतन था वो भी रुक गया। ये बात भी आप सबको पता है। लेकिन हम सिर्फ वीडियो बनाकर या आपको जानकारियां देने तक ही सीमित नहीं रखा हमने। इस न्यूनतम वेतन के सवाल को लेकर मध्य प्रदेश में ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने निरंतर अभियान चलाया और भोपाल में 2 प्रदर्शन कर चुके हैं हम लोग, 2 प्रदर्शन। एक 16 जून को किया था बोर्ड ऑफिस चौराहे पर चक्का जाम, आप सब लोगों की जानकारी में है, और एक 22 सितंबर को नीलम पार्क में, ये भी आप सब लोगों की जानकारी में है। मध्य प्रदेश के किसी कर्मचारी संगठन ने न्यूनतम वेतन के मुद्दे पर अभी तक एक प्रदर्शन तक नहीं किया है, एक सिंगल कहीं धरना तक नहीं किया, जबकि हम लोग अब तक इसी मुद्दे को लेकर हजारों ज्ञापन मुख्यमंत्री जी के नाम, श्रम मंत्री जी के नाम दिला चुके, जिलों में, ब्लॉकों में, और भोपाल में 2 प्रदर्शन कर चुके। जिलों में तो कितनी रैलियां निकाली हैं, आपको इस पेज पर सारी जानकारी मिल जाएगी। यानी हम लोग न्यूनतम वेतन के सवाल को और रोजगार में सुरक्षा के मुद्दे को जितनी गंभीरता के साथ उठा रहे हैं, उसी का नतीजा है कि आज हर किसी के जवान पर हर कोई इस आउटसोर्स के मुद्दे पर, अस्थायी कर्मचारियों की समस्याओं पर बोलना चाहता है और उस पर चर्चा करना चाहता है। हमारे ग्रुप हमने बनाए थे, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप हों, चाहे दूसरे हमारे सोशल मीडिया के ग्रुप हों, ये हमने आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों को संघर्ष को विकसित करने के लिए बनाए थे और उससे हमको एक मदद भी मिली और हम लोग एक जगह इकट्ठे हुए, जो पूरे जिलों में अलग अलग विभागों में बटे हुए थे, बिखरे हुए थे। लेकिन आज हमको देखने में आ रहा है कि जो YouTube चैनल है, जो लोग YouTube चलाते हैं, वो आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों के तमाम सारी खबरें डालते रहते हैं जो बगैर सर पैर की होती हैं, वो बहुत भ्रमित करने वाली है। कुछ YouTube चैनलों ने तो हमारे इस आंदोलन की गंभीरता को भी खत्म किया है और हम लोगों को संगठित होने में भी समस्याएं पैदा की हैं। जब हम YouTube चैनल की हेडिंग देखते हैं तो ऐसा लगता है कि अब लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, सरकार ने ये आदेश जारी कर दिया नियमितीकरण का, फलाना ढिमका, ये हो गया, बस बात खत्म। इसलिए साथियों, जितने भी YouTube आ रहे हैं उसमें यदि अपने हित की बात है तो ठीक है, वरना पास करते हुए चले जाएं। और उनका काम है अपने व्यूअर्स बढ़ाना, अपने व्यूज बढ़ाना, वो काम वो कर रहे हैं। लेकिन हमारे उन ग्रुपों में हो रहा है जिन्हें हमने संघर्ष के लिए
तैयार किया था तो थोड़ी चिंता होती है, क्योंकि हमारा संघर्ष जिसे एक बड़ी लड़ाई जीतनी है, वो बड़ी लड़ाई है निजीकरण की, ठेकाकरण। और जो निजीकरण ठेकाकरण सरकारी सेक्टर का हो गया है, ये हमारे और आपके लिए, सबके लिए चिंता का विषय होना चाहिए। हम उन यूट्यूबरों से भी कहेंगे कि इस पर चिंता व्यक्त कीजिए, इसको अपने यूट्यूब चैनलों में प्राथमिकता में रखिए, क्योंकि अगर सरकारी सेक्टर नहीं बचेगा तो निश्चित रूप से हम सब किसी बनिए के नौकर बन के रह जाएंगे, जहां न न्यूनतम वेतन होगा, न नौकरी में कोई सुरक्षा होगी, जैसा मध्य प्रदेश की सरकार ने सरकारी सेक्टर में करके रखा है। तो साथियों, कुछ हमारे साथी सवाल करते हैं, कुछ लोग टिप्पणियां करते हैं कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप क्यों इतनी अधिक मेहनत करते हैं, आपको क्या लेना देना जब आउटसोर्स कर्मचारी इकट्ठा ही नहीं होता है, आउटसोर्स कर्मचारी को जब अपने भविष्य की चिंता नहीं है तो आप काय के लिए चिंतित हो रहे हैं। मैं ऐसे तमाम सारे साथियों को धन्यवाद दूंगा कि वो कम से कम इस पूरे आंदोलन को, अभियान को गंभीरता से लेते हैं और अपनी चिंता व्यक्त करते हैं। लेकिन एक बात आपसे मैं कहना चाहूंगा, आपने कभी किसी नेता का इंटरव्यू सुना हो, पत्रकार उससे पूछता है कि आप राजनीति में क्यों आए, तो वो छूटते ही कहता है कि समाज सेवा के लिए। ठीक कहता है कि हम समाज सेवा करने आए। वो क्या समाज सेवा करता है? कहीं रथ जगह करा देगा, कहीं भंडारे कराएंगे, कहीं अपने नेताओं का जिसके जरिए वो आए उनके जन्मदिन मनाएंगे, कहीं नेताओं के स्वागत के लिए स्वागत द्वार बना देंगे, नेता के आगे पीछे घूमेंगे। ये वो करते हैं जिसे वो समाज सेवा बताते हैं। दरअसल वो समाज सेवा के लिए नहीं आए हुए थे, वो राजनीति में या तो ठेका लेने आए होते हैं या चुनाव लड़ने के लिए, टिकट मांगने के लिए आए होते हैं। मैं अपने बारे में कह सकता हूं कि मैं राजनीति में आया हूं तो एक्चुअल में समाज सेवा करने के लिए आया हूं। अब समाज सेवा मैं इन आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों के भविष्य को जो बर्बाद कर दिया गया है, मैं इनके मुद्दों को उठाकर एक समाज सेवा ही कर रहा हूं, जिसमें आज हमारे साथ बहुत कई लोग इस संघर्ष में, इस लड़ाई में हमारे साथ आए हैं और आने वाले दिनों में बहुत सारे लोग साथ आएंगे। राजनीति इसीलिए की जाती है, लेकिन पिछले कुछ सालों में राजनीति का चरित्र बदल गया है, मुद्दों पर राजनीति हो ही नहीं रही है। जिसकी पीड़ा है वही अपनी पीड़ा व्यक्त करता रहे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। नेताओं का काम है कि जनता की किसी भी वर्ग की यदि कोई समस्या है तो समस्या के लिए राजनीतिक पार्टी के नेताओं को बोलना चाहिए। जो नेताओं ने बोलना बंद कर दिया, नेताओं के पास इनकी समझ ही नहीं। इसलिए हम जो है, ये जो सरकारी सेक्टर का निजीकरण हुआ है, वहां पर जो हमारे आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों के साथ अन्याय हो रहा है, उनके मुद्दों को उठाकर मैं एक राजनीति में को मुद्दों की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं जिस पार्टी से जुड़ा हुआ हूं, उस पार्टी के जितने नेताओं को मैं प्रभावित कर सकता हूं, उन नेताओं से हमेशा कहता हूं कि ये एक बड़ी समस्या है मध्य प्रदेश में, इस समस्या पर आपको बोलना चाहिए। और समस्या है रोजगार में सुरक्षा और न्यूनतम वेतन का न मिलना। तो साथियों, इसलिए हम जो है एक बहुत गंभीरता के साथ एक गंभीर मुद्दे पर मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं और 1.5 साल में हमने इस मुद्दे में बहुत सारे लोगों को प्रभावित किया है और अपने साथ जोड़ा है। आगे ये काफिला और बढ़ने वाला है, लेकिन यह करते हुए हमें कोई बहुत आसानी से रास्ता नहीं मिल गया है। हमारा विरोध भी बहुत हो रहा है। हमारे बीच के ही लोग भी उसका विरोध करते हैं। उन्हें लगता है कि वासुदेव शर्मा नेता बन जाएगा। अरे भाई मेरे, हमको नेतागिरी करनी होती तो मुझे मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जानते हैं। मैं उनके आगे पीछे घूमता, कहीं मौका मिल जाता तो टिकट मांग लेता, हो सकता है मेरे को मिल भी जाता, हो जाती नेतागिरी। लेकिन मैं किसी भी तरीके की नेतागिरी से दूर ऊपर उठकर देखिए, इतने बड़े सवाल को, जो बेरोजगारी से भी जुड़ा हुआ सवाल है, उसको आम जनता के बीच में ले जाना चाहता हूँ। और ये इसलिए ले जाना जरूरी है कि मैं अक्सर कहता हूं
कि कितने दुर्भाग्य की बात है कि मध्य प्रदेश में 20 साल से एक पार्टी की सरकार चल रही है और उस पार्टी ने 20 साल में एक चपरासी की नौकरी नहीं दी है, एक चपरासी की नौकरी। बताइए कितने चिंता का विषय। इस पर चर्चा नहीं होना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए। एक चपरासी की नौकरी समाज के सबसे गरीब कमजोर परिवारों के लोग करते हैं। आपने वही नौकरी खत्म कर दी और यह काम आप 2000-4000 रुपए में करा रहे हैं। हम इसी को मुद्दा बनाकर मध्य प्रदेश में आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों के आंदोलन को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। आज दो तरीके के कर्मचारी सरकारी दफ्तरों में हैं, तीन तरह के कह सकते हैं। एक तो स्थायी कर्मचारी है जिनको 50,000, 60,000, 70,000, 1 लाख तक वेतन मिल रहा है, और दो वो कर्मचारी है जिन्हें आउटसोर्स कर्मचारी है नंबर 1, नंबर 2 अस्थायी कर्मचारी। ये जो आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी हैं इनका चरित्र क्या है? आउटसोर्स कर्मचारी एक ठेकेदार के गुलाम कर्मचारी हैं, गुलाम मजदूर हैं। वो ठेकेदार के अधीन है, सरकारी दफ्तर में बैठे जरूर है। अस्थायी कर्मचारी सरकारी अधिकारियों के बंधुआ मजदूर है। यानी इन दोनों कर्मचारियों का के साथ एक जैसा अन्याय हो रहा है। हम ये प्रयास कर रहे हैं कि इन दोनों वर्गों कर्मचारियों के दोनों वर्ग एक ही समस्या से जूझ रहे हैं और इसलिए इन्हें एक साथ आकर अपनी अपनी मुक्ति की बात करनी चाहिए, अपने साथ न्याय की बात करना चाहिए। सरकार ने न्यूनतम वेतन पर बड़ी बहस चल रही है। न्यूनतम वेतन का मुद्दा एक मध्य प्रदेश में बड़ा मुद्दा है, लेकिन सरकार ने कितनी बड़ी साजिश की है वो साजिश भी हमको समझना चाहिए, जिसको हम लगातार उठाते रहे कि सरकार ने अपने ही विभागों में काम करने वाले लाखों लोगों को न्यूनतम वेतन के दायरे से बाहर कर दिया है। उनको न्यूनतम वेतन का अधिकार ही नहीं है। क्या ऐसा कहीं होता है क्या? लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा हुआ है। ग्राम पंचायतों के जो हमारे चौकीदार हैं, भ्रष्ट हैं, पंप ऑपरेटर हैं, सफाई कर्मी, उन्हें न्यूनतम वेतन नहीं के दायरे में नहीं है, उन्हें न्यूनतम वेतन नहीं मिलता है। वो 2000-3000 में काम कर रहे हैं। स्कूल और छात्रावास में काम करने वाले जो अंशकालीन कर्मचारी हैं, दैनिक वेतन वाले कर्मचारी हैं, मजदूरी वाले कर्मचारी हैं, उन्हें न्यूनतम वेतन का अधिकार नहीं है। सरकार ने उनको न्यूनतम वेतन के दायरे से बाहर कर रखा है। पेशा एक्ट मोबिलाइजर हैं जो आदिवासी पंचायतों में काम करते हैं, उन्हें न्यूनतम वेतन का अधिकार नहीं है। हमारे रसोइया हैं जो स्कूलों में हैं, उन्हें न्यूनतम वेतन का अधिकार नहीं है। हमारे जो आशा कार्यकर्ता हैं तो गरीब परिवारों की महिलाएं, उन्हें भी न्यूनतम वेतन का अधिकार नहीं है। यानी आपने लाखों लाख कर्मचारियों को, कामगारों को न्यूनतम वेतन के दायरे से सरकार ने बाहर कर दिया है। इन सब की लड़ाई क्या है? इन सब की एक ही मांग है कि हमें न्यूनतम वेतन और रोजगार में सुरक्षा मिलनी चाहिए। हम लोगों का ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा का ये प्रयास है कि ये सारे के सारे जो न्यूनतम वेतन के दायरे से बाहर है वो सब एक मंच पर आए और एक साथ मिलकर सरकार को ललकारें, तभी जाकर सरकार के कान पर जू रहेगा। क्योंकि संघर्ष में बड़ी ताकत होती है। संघर्ष ने बड़े से बड़े हैकर को झुका दिया है। इसी देश का उदाहरण है कि जब किसानों की बात केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं सुनी थी, तो वो 1 साल 1.5 साल तक बॉर्डर पर बैठे रहे थे, जब तक वो बिल वापस नहीं लिया सरकार ने, तब तक वो बॉर्डर पर किसान बैठे रहे। हरियाणा और पंजाब के आखिर सरकार को झुकना पड़ा और अपनी बिल वापस लेना पड़ा। वो जो किसान बैठे थे वो एक संगठन के किसान नहीं थे, 52 संगठनों के किसान थे। यानी 52 संगठनों के किसानों की एकता बन सकती है किसानों को बचाने के मुद्दे पर, उनके साथ न्याय कराने के मुद्दे पर। तो हम कर्मचारी जो अलग अलग विभागों में अलग अलग तरीके का काम करते हैं, हमारी एकता नहीं बन सकती? बन सकती है। मेरा अपना ये मानना है। हम उसी एकता को बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो सरकार झुकी। दूसरी, पुरानी पेंशन बहाली का आंदोलन पूरे देश में चल रहा था, आप लोगों ने भी देखा होगा। सरकार की बहुत किरकिरी हो रही थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी पुरानी पेंशन बंद करके न्यू पेंशन स्कीम लागू करके गए थे।
भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता, सारी सरकारें कहती है सबसे अच्छी पेंशन है, लेकिन जब पुरानी पेंशन बहाली का आंदोलन हुआ, चला, लगातार चला, उत्तर प्रदेश में उसने बहुत बड़ा प्रभाव डाला, बीजेपी को बहुत बड़ी हार मिली। नतीजा क्या हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी एनपीएस में बदलाव करना पड़ा और उन्हें एनपीएस को यूपीएस में तब्दील करना पड़ा। यानी उन्हें पुरानी पेंशन तो बहाल नहीं की, लेकिन उसको यूपीएस में तब्दील किया। अब यूपीएस में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, ये उन लोगों का विषय है जिनको ये मिलना है। लेकिन हमारा कहने का तात्पर्य है कि सरकार झुकी किसके आगे? आंदोलन के आगे, संघर्ष के आगे। और इसलिए हमारा विश्वास है, भरोसा है कि हमारा जो आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों का आंदोलन न्यूनतम वेतन के मुद्दे पर जो हो रहा है, विकसित हो रहा है, इसके आगे भी मध्य प्रदेश की सरकार को झुकना पड़ेगा। और ये जो सरकारी विभागों का निजीकरण और ठेकाकरण करती जा रही है अंधाधुंध, इसे रोकना पड़ेगा। अंत में साथियों, हम लोग दशहरे के बाद श्रम मंत्री जी से न्यूनतम वेतन के सवाल पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। उन्होंने हमको दशहरे के बाद बुलाने की बात कही है, और जब दशहरे के बाद हम लोग उनसे मिलने जाएंगे तो ये तमाम सारे जो मुद्दे हैं, जो लोग न्यूनतम वेतन के दायरे से बाहर हैं उनका मुद्दा, जो न्यूनतम वेतन से वंचित हैं उनका मुद्दा, ये सारे मुद्दों पर हमारी चर्चा होने वाली है। और सरकारी विभागों के ठेकाकरण को रोकने के मुद्दे पर भी हमारी चर्चा श्रम मंत्री जी महोदय से होगी। और जैसा कि हम लगातार कहते आए हैं कि हम न्याय मिलने तक संघर्ष को जारी रखेंगे और हमारा संघर्ष जारी रहेगा। हम और हमारे जैसे तमाम सारे लोगों का ये समझ चुके हैं कि ये अन्याय जो हो रहा है, ये अन्याय अब तक का सबसे बड़ा अन्याय है और इसे संघर्ष के जरिए ही खत्म कराया जा सकता है। संघर्ष जारी है। तो साथियों, अभी हम सब लोग मिलकर, त्योहार का सीजन है, त्योहार मनाएं और त्योहार के बाद हम लोग एक नए जोश के साथ अपने हक और अधिकार के लिए संघर्ष के मैदान में दिखाई देंगे। नमस्कार।